नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पे। पीसीएस यात्रा के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको क्या-क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिलेगा, करंट अफेयर्स मिल जाएगा, डेली प्रैक्टिस करने के लिए 40-50 क्वेश्चन, उसके बाद वीकली शेड्यूल मिल जाएगा वहाँ पे। फिर और क्या मिल जाएगा वहाँ, और आपको मिल जाएगा वीकली टेस्ट। अभी तक 17 टेस्ट हो चुका है बीपीएससी का, और बिहार दरोगा का 149 इतना सेट हो चुका है। तो आइए जुड़िए। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इकोनॉमी पढ़ रहे थे। इकोनॉमी में हम लोग नेशनल इनकम कर चुके हैं, ठीक है। नेशनल इनकम हो चुका है। अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग सीआरआर, उसके बाद रेपो रेट, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद उसके बाद विभिन्न प्रकार के कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सीडी, उसके बाद हो गया आपका सीपी, उसके बाद ट्रेजरी बिल वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज मनी मार्केट के बारे में। मनी मार्केट का मतलब होता है जहाँ 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए रुपए का वित्तीय साधन का लेन देन होता है, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, बॉन्ड्स हो जाएगा, इन सारी चीज़ों का लेन देन होता है जो 1 साल से कम के लिए होता है, उसको बोलते हैं मनी मार्केट, ठीक है। और कैपिटल मार्केट का मतलब होता है 1 साल से ज़्यादा के लिए, ठीक है। मनी मार्केट में क्या होता है, कॉल मनी जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं 1 दिन के लिए, नोटिस मनी 2 दिन से 14 दिन के लिए, टर्म मनी 15 दिन से 14 दिन से ज़्यादा, मतलब 15 या 15 दिन से ज़्यादा, और 1 साल से कम। टी बिल का मतलब भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सीडी भी देख चुके हैं और सीपी भी देख चुके हैं। ये सारे जो है अल्पकालिक होते हैं। क्या होते हैं, ये सारे होते हैं शॉर्ट टर्म का। जितने भी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है वो सारे शॉर्ट टर्म होता है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। फिर उसके बाद ये सारे होते हैं अनसिक्योर्ड। क्या होता है, अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड, इसमें टी बिल नहीं है, क्योंकि टी बिल गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है, और गवर्नमेंट का बॉन्ड कभी भी अनसिक्योर्ड नहीं होता है, वह सिक्योर्ड होता है, ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग को देखना है। कॉल मनी का मतलब देख चुके हैं 1 रात के लिए। टी बिल का मतलब होता है, ये शॉर्ट टर्म हम लोग ऑलरेडी कल देख चुके हैं। टी बिल होता है 91 दिन, 182 दिन या फिर 364, इतने दिन के लिए टी बिल को जारी किया जाता है। और टी बिल भी जो होता है, टी बिल आपको डिस्काउंट पे जारी किया जाता है, ठीक है। हम लोग डिस्काउंट का मतलब भी कल देख चुके थे। कैसे, जैसे देखिए, यह सरकार के गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोलती है आरबीआई को कि भाई तुमको हम एक 100 रुपये का, सॉरी, तुमको हम एक 100 रुपये का बॉन्ड देते हैं, जिसको तुम मार्केट में जारी करो। तो यह मार्केट में जब जारी करेगा तो कहेगा बनराकस नाम के आदमी को कि भाई तुम इसको खरीद लो, हम तुमको 20% के डिस्काउंट पर दे रहे हैं। यानी यह इसको कितने में दे देगा, यह जो इसको देगा वह 80 रुपये में दे देगा, ठीक है। लेकिन जब इसका समय मान लो इसका 92 डेज का है, 91 डेज का है, ठीक है। तो 91 डेज के बाद बनराकस फिर किसको देगा, यही इस बॉन्ड को किसको देगा, आरबीआई को देगा, और आरबीआई किसको देगा, गवर्नमेंट को देगी, ठीक है। तो यह बनराकस जो देगा 80 रुपये में नहीं देगा, यह देगा कितने रुपए में, वही 100 रुपये में, यानी इसका जो फेस वैल्यू है उसी पर, इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट पे जमा हुआ है टी बिल, समझ गए। टी बिल पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, इसको ये ध्यान रखना है। 91 डेज, 182 दिन और 364 दिन। टी बिल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है, ध्यान रखना है। टी बिल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट का नहीं होता है, ठीक है। चलिए, टी बिल पर कोई कूपन रेट नहीं होता, ऑलरेडी हम लोग देख चुके, डिस्काउंट पे होता है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन स्कीम एमएसएस के तहत टी बिल जारी करने के लिए अतिरिक्त तरलता हटाई जाती है। मतलब मार्केट में हम बनराकस को दे रहे हैं टी बिल, तो बनराकस से पैसा भी तो ले रहे हैं, यानी बनराकस के पास पैसा कम हो गया, यानी कि बनराकस के पास जो लिक्विडिटी है वह कम हो गया, यानी बनराकस अब क्या करेगा, कम सामान खरीदेगा, क्योंकि उसके पास पैसा कम है। अब सामान कम खरीद रहा है, यानी कि मार्केट से इन्फ्लेशन को कम किया जाने का यह एक तरीका है। मनी मार्केट को नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ध्यान रखना है इस बात को। अगला पॉइंट है हमारा शैडो बैंक। शैडो बैंक का मतलब होता है जिसमें एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जैसी संस्थाएं बैंकिंग सेवा देती है, उसको बोलते हैं शैडो बैंक। जो एक बैंक नहीं है, यह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये सारे होते हैं। शैडो बैंक क्या होते हैं, पारंपरिक बैंकों की तुलना में कम रेगुलेटेड होते हैं, मतलब सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ये सब चीज़ें उनको, इसमें से कुछ ही चीज़ हो उनको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। शैडो बैंक का मतलब, यह प्रणाली जो है भारत में एनबीएफसी संकट जैसे कि
ILFA संकट, यानी कि यह लेबर से लेकर और सिक्योरिटी से लेकर एक संकट हुआ था 2018 में, जिसके बारे में डिटेल में मेंस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बैंक का जब राष्ट्रीयकरण वगैरह चीज़ें आती है, फिर बैंक जब संकट में जाता है तो हमें कौन कौन सी स्टेप लेना चाहिए वहाँ पर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उस समय यह चर्चा में आया था, एनबीएफसी काफ़ी ज़्यादा था। आरबीआई ने शैडो बैंक के लिए विशेष रेगुलेटरी मानदंड भी बनाया है, क्योंकि इसके लिए यह एक प्रकार का बैंक नहीं है, यह नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं, इसीलिए इसके लिए एक विशेष प्रकार का क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। आगे हम लोग देखेंगे वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि यह मान लो एक बैंक है, ठीक है, बैंक के एक दो तीन चार पाँच छः सात इनफाइनाइट स्थान पे एक व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना, यानी अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैंकिंग सेवा प्राप्त करने के लिए अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उस व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना ही क्या कहलाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि वित्तीय समावेशन कहलाता है। जैसे कि 2014 में क्या आया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या आया था मेरे भाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना में सीधी सी बात है, नॉर्मल सा क्या था, प्रधानमंत्री जन धन योजना में था कि आपको जीरो अकाउंट रहेगा, कोई भी व्यक्ति आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इससे क्या हुआ, व्यक्ति को 500 या 1000 जो होता है ना, जनरली एचडीएफसी में बैंक खुला और सारे में बैंक में अकाउंट जब हम लोग ओपन करते हैं तो कहता है कि आपके मिनिमम बैलेंस हमेशा 500 या 1000 रहना चाहिए। तो यह चीज़ें पीएमजेडीवाई में, मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना में नहीं था, यानी लोग इजीली अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है। ठीक है, तो इजीली बैंक अकाउंट खुला। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जन धन योजना का सबसे बड़ी फायदा क्या हुआ, जब कोविड समय था तो हमारी माता बहनों, कोविड महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपए जो देने की बात कही गई थी, 500 रुपया 3 महीने तक, वो हुआ। ठीक है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे किया था। और ठीक है, इस तरह से। और दूसरी बात अब रही, एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि 1900 कितने में, 72 73 74 76 जो भी मान लीजिए, या 1969 69, जब भी बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, तो बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, वह भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। ठीक, अब प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत क्या मिलता है, जीरो बैलेंस खाता मिलता है आपको, रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा, ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी 10,000 रुपए तक। ठीक है, बीमा कवर भी मिलता है 2 लाख रुपए तक का, ठीक है, एक्सीडेंटल का। उसके बाद बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल के तहत बैंक एजेंट ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे कि सीएसपी खोल लेते हैं ना, अभी आजकल देखते होंगे, आरबीएल का सीएसपी, एसबीआई का सीएसपी, सीएसपी हो गया, यानी कि कस्टमर सर्विस पॉइंट, तो यह वहां तक सर्विस देते हैं। इसके अलावा साथ ही सहारा बैंक का देखते होंगे, कुछ लोग साइकिल मोटरसाइकिल पे झोला लेकर गांव गांव घूमते हैं, कहते हैं आप हमारे यहाँ पैसे जमा कराइए, अगर जब भी आपको पैसे की जरूरत होती है, फिर वही व्यक्ति आपसे दस्तखत वगैरह ये सब सिग्नेचर करवा के और फिर आपका पैसा वापस ला कर देता है, यानी कि उसी को बोलते हैं बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल। समझ गए। अब देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, एक प्रकार का प्राइवेट कंपनी है, संस्था है। 2015 में आरबीआई द्वारा इसको लाइसेंस दे दिया गया, ताकि ग्रामीण और छोटे छोटे जो लोग हैं उनको ऋण प्रदान करना। एसएफबी जो होता है, सीआरआर, एसएलआर और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के मानदंड को पूरा करता है। देखिए यहाँ पर हम लोग सीआरआर देख चुके हैं, एसएलआर देख चुके हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब होता है कि सरकार ने 8-9 प्रकार का क्राइटेरिया प्रदान कर रखा है, जिसमें क्या है, देखिए एमएसएमई है, शिक्षा है, कृषि है, छोटे छोटे ऋण है, घर बनाने के लिए ऋण है, छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए ऋण है, उन सारी चीज़ों के लिए मानदंड तैयार कर रखा है कि आप अगर बैंक है तो आपको इस क्षेत्र को कम से कम इतना ऋण देना है। जैसे कि इसमें एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा दिया जाता है। कितना दिया जाता है एग्रीकल्चर को, 75% इनको देना पड़ेगा। आपके अपने जो एस एफ बी है, इसके अपने टोटल एनडीटीएल का, जिसके बारे में हम लोग कल पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, एनडीटीएल का मतलब, एनडीटीएल का 75% किसको देना है, एग्रीकल्चर को देना है। तो यही सारी बातें हैं, ठीक है। चलिए, अब पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक जिसका मतलब नॉर्मल सा होता है कि यह आपको भुगतान करवाएगा। पेमेंट बैंक आपका जमा स्वीकार कर सकता है जनरली, और उसके बाद यह आपको ऋण नहीं देगा। ठीक है, यह आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, सिर्फ डेबिट कार्ड देगा। जैसे पेमेंट बैंक हो गया, यह क्रेडिट नहीं करेगा, देख लिए, सिर्फ 2 लाख तक का आपको जमा स्वीकार करेगा। पहले 5 पेमेंट बैंक, जैसे कि 2015 में जिसको लाइसेंस मिला, एयरटेल, पेटीएम, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, हम लोग जनरली जानते ही हैं इन सारी बातों को। ठीक है, तो ये बात हो गई पेमेंट बैंक की। अब देखना है आरबीआई द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या क्या काम किया गया। उतना जरूरी नहीं है, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हम लोग देख लिए, लीड बैंक स्कीम 1969 में लाया गया था, नहीं पढ़ना है। सॉरी सॉरी, 75% उस समय हम लोग बोल दिया था ना, सॉरी सॉरी,
यह प्राथमिक क्षेत्र को कृषि को 40% ही देना है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, 40% ही देना है। सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया कुछ कुछ। ठीक है, आगे देखो प्राथमिक क्षेत्र में क्या कहते हैं, कृषि आ गया, एमएसएमई आ गया, शिक्षा आ गया, कमजोर वर्ग आ गया, आवास हो गया, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इसका नियम जो होता है पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रकार के कमर्शियल बैंक पर लागू होता है। कमर्शियल बैंक उसको बोलते हैं जो मुनाफा कमाने के लिए अपने आप को स्थापित किया होता है। ठीक है, तो और हाँ, दूसरी बात यहाँ पर हम लोग थोड़ा एनपीए के बारे में पढ़ लेते हैं। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि 90 दिन से अधिक का आप भुगतान नहीं करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, एनपीए बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप मेरा पैसा लिए हो 100 रुपया, 90 दिन से ज़्यादा हो गया तो हम क्या कहेंगे, यह मेरा एनपीए हो गया। एनपीए भी चार प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, एक सब स्टैंडर्ड होता है, एक डाउटफुल होता है, एक लॉस एसेट होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि यह 12 महीना से कम तक आपके पास है। ध्यान रखना है इस बात को, इस बारे में पढ़ो मत, क्योंकि इतना ज़्यादा एनपीए के डिटेल में जाओगे तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो फिर ज़्यादा यह गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, बीपीएससी में ऑलरेडी आएगा तो यही सब चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, यहाँ अगर समझना भी है तो समझ लो। देखो स्टैंडर्ड होता है 12 माह से कम के लिए, सब स्टैंडर्ड होता है वैसा, सब स्टैंडर्ड हो गया कि वैसा स्टैंडर्ड मनी जो 12 माह तक एनपीए रह गया, या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये नहीं कि मनी। सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है वैसा स्टैंडर्ड मनी जो 12 माह तक एनपीए रह गया, उसको बोलेंगे सब स्टैंडर्ड। डाउटफुल जो हो गया 12 माह से ज़्यादा वाली बात हो जाएगी। और लॉस एसेट का मतलब होगा उसको घोषित कर दिया गया है कि अब हम ये रुपए वापस नहीं ला सकते हैं। एनपीए को कम करने के लिए आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में लागू किया गया। क्या है, छोड़ो इसको, इसकी कमियां फायदा मेंस की टॉपिक है, बस 2016 में लागू किया गया, ये याद रखना है। एआरसी होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, यह खराब ऋण यानी कि एनपीए को खरीद कर और वापस में भुनाता वगैरह है, और ये चीज़ें आपको यह एनपीए को कम करने का संस्था है। देखिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है कैसे काम करता है, मान लो मेरे पास यह एआरसी की कंपनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सरकार हमें अलाउ करेगी कि यह धन जो है एनपीए घोषित हो चुका है, आप क्या करिए, इस रुपए को जाइए, इस धन को आप मेरे से इतने रुपए में ले लीजिए। ठीक है, आप मुझे इतना रुपए दीजिए, आप इसको क्या करना है, आपको जाइए इसको मार्केट में बेचिए और आप अपना पैसा वापस लीजिए, उसी को कहते हैं ना एआरसी। समझ गए ना कैसे, इसको नीलामी कह दिए ना कुल मिलाकर, समझ गए। चलो, मनी मार्केट कंप्लीट हुआ। कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में हम लोग परिभाषा देख चुके हैं ऑलरेडी, 1 वर्ष से ज़्यादा की चीज़ें होती है। इसके दो भाग होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी का मतलब होता है जहाँ पर शेयर्स फर्स्ट टाइम जारी किया गया, उसको बोलेंगे प्राइमरी। जहाँ पर शेयर फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम के बाद में जब जारी किया जाता है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट से आपको पूंजी का निर्माण होता है क्योंकि वहाँ नया शेयर आ गया, और सेकेंडरी मार्केट में क्या हुआ, नया शेयर तो आता नहीं है। उसके बाद कैपिटल मार्केट को भारत में सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इस ध्यान रखना है इसको। सेबी का उद्देश्य होता है निवेशकों का संरक्षण यानी कि इन्वेस्टर्स का सेफ्टी देना, बाजार में पारदर्शिता और धोखाधड़ी पर नियंत्रण रखना। सेबी के अधीन क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, डिपॉजिटरी, मर्चेंट बैंकर, ये सब चीज़ें आते रहता है। ठीक, ये सब नहीं पढ़ना है, एनएससी वगैरह नहीं पढ़ना है मेरे भाई, आईपीओ नहीं पढ़ना है, उसके बाद बॉन्ड्स वगैरह नहीं पढ़ना है। यहाँ पर एक बॉन्ड पढ़ना है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। यह आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है कि आप अपना सोना मेरे पास दीजिए और हम आप उसके बदले में आपको पैसे देंगे। उसके बाद यह देखिए यहाँ पर जीरो कूपन बॉन्ड है, टी बॉन्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। टी बिल, यहाँ क्या करें, टी बिल अल्पकालिक होता है क्योंकि यह मैक्सिमम 364 डेज तक ही होता है ना, हम लोग पढ़े थे ना अभी, 91, 182, 364, इतना ही दिन का होता है ना ये। जबकि बॉन्ड्स क्या होता है, 364 दिन से ज़्यादा का होता है। म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पढ़ो, वरना माथा फिर गुम हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, पूछेगा नहीं एग्जाम में। हार्ड नहीं होता है, थोड़ा टफ होता है, बीपीएससी नहीं पूछेगा, यूपीएससी पूछ देता है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर पढ़ना है करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर विदेशी मुद्रा बाजार यानी कि फॉरेक्स मार्केट, जहाँ पर विभिन्न मुद्राओं का लेन देन होता है। भारत में विदेशी मुद्रा की निगरानी कौन करेगा, आरबीआई, बस यही याद रखना है। किस एक्ट के तहत, फेमा एक्ट के तहत। भारतीय मुद्रा को फ्लोटिंग लेकिन नियंत्रित विनियमन दर प्रणाली के तहत रखा गया है। फ्लोटिंग यानी कि किसी भी मार्केट से कोई भी चीज़ें, सॉरी, जैसे होता है ना कि हाँ चलो हम डॉलर से हो गया, यूरो से हो गया, पाउंड से, अपने आप इसका हिसाब किताब दाम इसका ऊपर नीचे होते रहता है। और नियंत्रित का मतलब हो गया, लेकिन फिर भी अगर हमें चाहे तो हम खुद से मार्केट का अपने रुपए का वैल्यू कम कर सकते हैं।
ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान करता है। ठीक है, उस तरह से आगे नहीं पढ़ना है। चलो इसको देखो, हम लोग ऑलरेडी इसको कल देख चुके थे। आरबीआई विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री करेगा और विनिमय दर को नियंत्रित करेगा। कहने का मतलब विदेशी मुद्रा ज़्यादा खरीद रहा है। अगर आरबीआई विदेशी मुद्रा ज़्यादा, क्या कर रहा है आरबीआई, विदेशी मुद्रा खरीद रहा है, यानी कि क्या कर रहा है यह, हम कह रहा है अमेरिका को कि डॉलर, मतलब व्यापारी को, चलिए आप हमको डॉलर दीजिए। तो व्यापारी इसको क्या कर रहा है, बनराकस नाम का व्यापारी क्या कर रहा है, आरबीआई को डॉलर दे रहा है। और यहाँ यही जो आरबीआई है, ये आरबीआई फिर उस बनराकस नाम के व्यक्ति को क्या देगा, ये क्या था, देखिए। यहाँ हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ ये, हाँ आरबीआई डॉलर के बाद, देखिए यह बनराकस नाम का आदमी है। ठीक है, आरबीआई कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास कुछ डॉलर है, तुम वो डॉलर हमको दे दो, इसके बदले में हम तुमको क्या देंगे, रुपया देंगे। इसके बदले में जब हम रुपया देंगे, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मार्केट में एक्स्ट्रा रुपया आ गया। मार्केट में एक्स्ट्रा रुपया आ गया, यानी कि मार्केट में रुपया, यानी कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, डॉलर की खरीद कर रहा है। जैसे बॉन्ड हम लोग कल देखे थे, वैसे ही बात है, आगे सिक्योरिटी बेचना, बेच रहे हैं, यानी रुपये वापस ले रहे हैं। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब होता है जब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेने लगती है, उसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे छापने लगती है इस चीज़ों में। ठीक है, तो यह हो गया ट्विन डिफिसिट, यानी कि द्विधारी डिफिसिट जिसको बोलते हैं, उसमें फिजिकल डिफिसिट और करेंट अकाउंट डिफिसिट दोनों होता है। करेंट अकाउंट डिफिसिट का मतलब होता है कि हम अपनी मान लो अमेरिका और इंडिया के बीच का सीएडी काउंट करना है, तो हम इंडिया से अमेरिका का जो आयात निर्यात होता है उसको माइनस कर कर सीएडी निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। और फिजिकल डिफिसिट होता है राजकोषीय घाटा। ठीक, यहाँ पर ये इन्फ्लेशन वाली बात है। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब होता है जब ब्याज दर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ब्याज दर बहुत कम हो गया तो लोग क्या कहेगा, ब्याज दर बहुत कम हो जाएगा। मानो चलो मेरा नाम अभिषेक है, ठीक है, और ये एसबीआई एक बैंक है, ब्याज पहले दे रही थी 10%, तो हम अपना रुपए एसबीआई में जमा कर रहे थे। लेकिन वहीं अब क्या हुआ, अब ये ब्याज दर देने लगा है 4%, तो हम जमा करेंगे क्या, हम कहेंगे क्यों भाई 4% पे जाए जमा करने, रखेंगे अपने घर में रुपए। तो इस स्थिति में क्या होता है मेरे भाई, इस स्थिति में मॉनेटरी पॉलिसी आपका फेल माना जाता है, समझे। चलिए, ग्रीन बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, ये सब पढ़ना नहीं है, बट देख लीजिए। मसाला बॉन्ड का मतलब होता है कि यह विदेशों में जारी किया जाता है, विदेशी इन्वेस्टर्स को अपने में लेने के लिए। लेकिन यह बॉन्ड डॉलर में नहीं होता है, रुपए में जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए, हुंडी का मतलब हो गया पारंपरिक। हुंडी का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हो ना, कि चलो आज रुपए दे देते हैं इतने, आप मेरा सामान रखे रहिए, बॉन्ड भी आप रखे रहिए, अभी हम आपको रुपए दे देते हैं, फिर मतलब बॉन्ड भी आप रखे रहो, इतने तारीख को हम आकर अपना बॉन्ड लेकर जाएंगे, तो उसी को हुंडी बोलते हैं। ओपन इकोनॉमी का मतलब समझ गए हम लोग। हॉट मनी का मतलब क्या होता है, अस्थायी विदेशी निवेश जो जल्दी आ जा सकता है, जैसे कि क्या हो गया, क्या हो गया, डॉलर। देखिए यहाँ पर है रुपए के बारे में, किसको क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो पढ़ना है, रुपए चार प्रकार का होता है, एक M1 होता है, एक M2 होता है, एक M3, एक M4, या इसको ध्यान रखना है। एक बात ध्यान रखना है, M1 को बोलते हैं नैरो मनी, और M3 को बोलते हैं, सॉरी ये रहा आपका M3, एक मिनट, ये रहा आपका M3। M3 को बोलते हैं ब्रॉड मनी, और M1 को बोलते हैं नैरो मनी। इसको याद रखना है आपको। ठीक, चलिए अब देख लीजिए M1 का मतलब क्या होता है। M1 का मतलब होता है वैसा रुपया जो आपके पास है, वैसा रुपया जो अपना आपके पास है वह रुपया, प्लस वैसा रुपया जो आपने बैंकों को जमा कर रखा है डिमांड के रूप में, वह रुपया, प्लस वैसा रुपया जो आरबीआई के पास जमा है। आरबीआई के पास किसका जमा हो सकता है, आरबीआई के गवर्नर का हो सकता है, कुछ बैंक्स का हो सकता है। उस रुपए को क्या बोलते हैं, M1 बोलते हैं। ठीक, M2 का मतलब होता है ये टोटल M1, M2 का मतलब हो गया M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट है उसके रुपए को M2 बोलेंगे, ध्यान रखना है। M1 ही यहाँ समझना है। M1 का मतलब हो गया बनराकस के पास जमा रुपया, बनराकस के पास जो कैश है वह रुपया, प्लस बनराकस का किसी बैंक में जमा रुपया, प्लस आरबीआई में अदर जमा, जैसे कि आरबीआई गवर्नर का जमा, आरबीआई के पूर्व गवर्नर का रुपया रह सकता है,
उसके बाद एसबीआई का रुपया। तो ये सारे रुपए के ऐड को क्या बोलेंगे, M1 बोलेंगे। कुल मिलाकर आपका रुपया आपके जो हाथ में है, प्लस आपने वैसा रुपया जो बैंकों में जमा कर रखा है, प्लस वैसा रुपया जो आरबीआई में जमा है, उस सबको क्या बोलेंगे, M1 बोलेंगे। और M1 होता है नैरो मनी, ठीक है। दूसरी बात, M2 का मतलब होता है ये सारे M1 प्लस जो पोस्ट ऑफिस में जमा है वह रुपया, ठीक। अब आगे देखना है M3। M3 का मतलब होता है वही सारा M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स। इसका मतलब हुआ M1 प्लस जो बैंक में हमने फिक्स्ड डिपॉजिट कर रखा है। जैसे होता है ना, चलो आप 5 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए 2 साल के लिए, वही रुपया को बोलते हैं हम लोग टाइम डिपॉजिट। और M4 का मतलब होता है यह M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो टाइम डिपॉजिट है, ध्यान रखना है। M2 का मतलब था पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट, जिसको हम कभी भी निकाल सकते हैं। और M4 का मतलब है पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट, जो एक समय के बाद ही निकाल सकते हैं वरना पेनाल्टी लगेगा। देखिए, यह बात समझ गए। इसको आप लोग याद कर लेना, रट्टा मार डालना इसको। M1 का मतलब होता है नैरो मनी, M3 का मतलब होता है ब्रॉड मनी, ठीक है। मनी का प्रकार एक फिएट मनी होता है, एक फिडुशियरी मनी होता है। फिएट मनी का मतलब होता है सरकार द्वारा वैध मुद्रा को बोलते हैं फिएट मनी। जैसे कि 10 रुपए का नोट जिस पर लिखा रहता है हम धारक को 10 रुपए देने का अदा ऐसे कुछ करते हैं, ठीक है, तो उसको लेने से कोई मना नहीं करेगा। और एक होता है लीगल मनी, जैसे 500 रुपए का पुराना वाला नोट लीगल तो है लेकिन फिएट नहीं है, क्योंकि हम उसको नहीं लेंगे। एक होता है फिडुशियरी मनी, जो केवल विश्वास पर आधारित होता है, बैंक नोट्स, जिसको हम लोग अभी बोल दिए 10 रुपया का नोट। एक होता है नियर मनी, तुरंत नकदी में बदल जाने वाला नोट्स, जैसे कि बॉन्ड। बॉन्ड, मान लो भाई बनराकस नाम का आदमी है, सचिव जी से क्या बोलता है कि सचिव जी मेरे पास 500 का बॉन्ड है, उसको आप ले लीजिए। सचिव जी तुरंत से ले लेगा बॉन्ड, वो वैसे ही बात है। एक होता है कमोडिटी मनी। कमोडिटी का मतलब जिसमें गेहूं हो गया, सिक्का हो गया, चावल हो गया, ये सारी बातें आता है। उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन, ये सब है उसकी बात है, ज़्यादा ये सब पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यहाँ बैंकिंग लोकपाल नहीं पढ़ना है। हाँ, एक पढ़ लेना है सीबीडीसी के बारे में, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यह क्या है, एक प्रकार का डिजिटल रुपया है जो आरबीआई द्वारा जारी किया गया डिजिटल करेंसी है, ठीक है। यह ब्लॉकचेन या फिर उसी को बोलते हैं डीएलटी टेक्नोलॉजी, उसके आधार पे काम करता है, ठीक है। यह डिजिटल रुपया है, लेकिन ध्यान रखना यह क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इतना आपको याद रखना है। यह हुआ था 2022 में स्टार्ट, अभी 100% इसका चालू नहीं हुआ है। डिजिटल लेंडिंग के बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक है, ज़्यादा स्पीड फालतू हो जाएगा। यहाँ पर देख लेना है शैडो बैंक एंड ट्रेडिशनल बैंक में अंतर क्या होता है। ट्रेडिशनल बैंक जमा स्वीकार कर सकता है लेकिन शैडो बैंक नहीं करेगा, ठीक है। ट्रेडिशनल बैंक क्या करेगा, भुगतान पेमेंट सुविधा देगा, लेकिन शैडो बैंक नहीं देगा, मतलब एनबीएफसी वगैरह हो गया। सीआरआर एसएलआर की बात कही जाती है तो ट्रेडिशनल बैंक में लागू होगा और शैडो बैंक में 100% लागू नहीं होगा, थोड़ा बहुत किसी किसी के साथ लागू हो सकता है। रेगुलेटेड रेगुलेशन का बात है तो ट्रेडिशनल बैंक जैसे कि एसबीआई वगैरह के साथ रेगुलेशन ज़्यादा है और इसके साथ कम है, क्योंकि इसको आरबीआई के सारे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना होता है, ठीक। आगे देखिए, आगे ये सब नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग देख लिए थे लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में। इसमें क्या होता है ना, ब्याज दर काफी शून्य हो जाता है, तो लोग पैसा खर्च करना या निवेश करने के बजाय क्या करता है, रख लो अपने पास, क्या ही जाए भाई, ब्याज दर तो एकदम से सस्ता हो, दे ही नहीं रही है सरकार, क्या जाए बैंक में रखने, क्या पता बैंक कब दिवालिया हो जाए, इससे अच्छा रखो अपने घर में पैसा। तो उस समय मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और पैसा बाजार में होने के बावजूद भी लोग कुछ नहीं खरीदते हैं, मांग बढ़ जाता है, मांग बढ़ता ही नहीं है फिर, ठीक है। चलिए, इसको नहीं पढ़ना है, ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है नहीं। वही है, उसी के बारे में है यह, जो अभी हम लोग देखे हैं लिक्विडिटी ट्रैप। क्या कहता कह रहा है, ब्याज दर पहले से बहुत कम हुआ, इसलिए क्या करेगा, अर्थव्यवस्था इसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें भविष्य के लिए वो सेफ रखते हैं, सुरक्षा बचा कर रखते हैं। और उसके बाद क्या होता है, मौद्रिक नीति
फेल हो जाता है, वही बात है। इस स्थिति में क्या होगा, आरबीआई पैसा छापेगा, फिर ब्याज दर घटा, पैसा छापेगा तो मतलब इस मार्केट में तरलता बढ़ेगी, तो फिर लोग निवेश नहीं करेंगे वगैरह, यही सारी बातें आ जाती हैं। तो छोड़िए इसको। लिक्विडिटी ट्रैप का उदाहरण क्या हुआ था, जब 2008 में जो बहुत महामंदी आया था, उन सारी चीज़ों का। अब लिक्विडिटी ट्रैप से कैसे बचा जाएगा, लोगों पर भरोसा दिलाना, सरकारी खर्च को बढ़ाना, पैसे छापना, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर लोगों को करना, ये सब चीज़ें हो जाता है। ध्यान रखना है, लिक्विडिटी ट्रैप का अवधारणा सबसे पहले किन्स ने दिया था। यह केवल मुद्रास्फीति के साथ नहीं, मंदी के दौरान भी यह हो सकता है। इस स्थिति में सेंट्रल बैंक के उपाय काम नहीं करते, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं करता है। ठीक है, सीएडी का मतलब देख लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अंतर जो होता है वह सीएडी कहलाता है। फिर उसके बाद होता है सीएडी में क्या क्या आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, टूरिज्म आ गया, बैंकिंग आ गया। फिर उसके बाद इनकम में जो हमारे रेमिटांस मिलता है, यूएसए से लोग रह रहा है, वहाँ से रुपए ट्रांसफर करता है, उसको रेमिटांस जो वगैरह ये सब जो होता है, यह सीएडी में होता है। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीएडी बढ़ेगा तो क्या क्या प्रभाव हो सकता है, अगर सीएडी बढ़ा तो, सीएडी बढ़ गया यानी कि हम घाटा में चल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, सारी निगेटिविटी वाली चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। विदेशी मुद्रा भंडार घटेगा, रुपया कमजोर होगा, भुगतान संतुलन पर दबाव पड़ेगा, फिर अर्थव्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम होगा, निवेश कम होने लगेगा, निवेश कम होगा, मांग कम होगा, हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। सीएडी को पूरा करने के लिए क्या करना जाता है, एफडीआई एफपीआई को भरोसा में लेकर रुपए वापस लाना है, ये सब काम किया जाता है यहाँ पर। सीएडी का मतलब हम लोग देख चुके हैं, यहाँ यही सब बात दिया हुआ है यहाँ। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जैसे सरकार का जो कुल आय है, कुल व्यय से कुल व्यय जो है कुल आय से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी घाटा चल रहा है सरकार का। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कुल आय माइनस कुल व्यय। कुल व्यय में क्या होता है, राजस्व प्राप्ति प्लस कुल आय का मतलब हो गया राजस्व प्राप्ति, मतलब हमें रेवेन्यू जो मिल रहा है वह, और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति मतलब जो हम कहीं खर्च कर अपना फायदा कर रखे हैं, क्या मतलब शेयर ले रखे हैं कहीं, तो उससे जो हमें फायदा मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू। चलिए, और देख लीजिए कब कब क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। कैसा क्वेश्चन, मौद्रिक नीति पे आधारित क्वेश्चन था। फिर 64वीं में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे पूछ चुका है, जिसमें 6 सदस्य हुआ था, 2016 में गठन हुआ था। 60वीं से 62वीं में सीआरआर एसएलआर पे पूछा है। 63वीं में देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन से पूछा है, जहाँ पर आरबीआई बॉन्ड का खरीद बिक्री करता है। फिर देखिए 56वीं से 59वीं में स्टेटूटरी एसएलआर पे क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए 67वीं में डिजिटल रुपया सीबीडीसी के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। 66वीं में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसकी स्थापना 2008 में हुआ था। 65वीं में यूपीआई के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, जो आरबीआई और एनपीसीआई द्वारा रेगुलेटेड है। 64वीं में पेमेंट बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़े हैं रिलीवेंट है कि नहीं, यह देखिए। 60वीं से 62वीं में आरआरबी कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पूछ चुका है। 67वीं में फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पूछ रखा है। अब समझ रहे हैं ना हम लोगों ने जो पढ़ा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। 65वीं में लैंड बैंक स्कीम के बारे में पूछा, जो यह बहुत मतलब लीड बैंक स्कीम, सॉरी, मतलब बिरले ही यह पूछ दिया क्योंकि काफ़ी पुराना स्कीम है ना, 1969 का है। 64वीं में देखिए पीएसएल के बारे में पूछ दिया। ठीक है, फिर देखिए फिजिकल डेफिसिट वगैरह से। 66वीं में फिजिकल डेफिसिट से क्वेश्चन पूछा। 63वीं में देखिए एनपीए से पूछा, जो 90 दिन वाली बात हम लोगों ने पढ़ा। 65वीं में इन्फ्लेशन टारगेट से पूछा, जो 4+-2 पिछले वीडियो में देखे थे। 67वीं में देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन वर्कस वर्सेस कोर इन्फ्लेशन के बारे में पूछा, जो हम लोगों ने कल देख लिया था और आगे भी देखेंगे। तो इस तरह से यह चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फिर इन्फ्लेशन वगैरह से रिलेटेड। इन्फ्लेशन हो गया, टैक्सेशन हो गया, इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। ध्यान रखिए इसको आपको पूरा करना है, और पीसीएस यात्रा से जुड़ना भूलना नहीं है। थैंक यू।